हेलो स्टूडेंट्स, अपन ITI इलेक्ट्रीशियन का टॉपिक पढ़ रहे थे। इतने टाइम अपन ने फर्स्ट ईयर का पढ़ा था। आज अपन सेकेंड ईयर का पढ़ेंगे, जो है पावर जनरेशन, शक्ति उत्पादन। इसकी बेसिक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद 20 क्वेश्चन आंसर है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है अब सद के, वो अपन इसमें करेंगे। तो आप पूरी वीडियो को आराम से देखो। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दो। पास में बेल आइकन है, उसमें ऑल बेल पर क्लिक करो ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो को आराम से देखो। वीडियो को देख के लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करो। अच्छा, और फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आपके ड्राइंग के सिंबल्स अपलोड कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं पूरा ड्राइंग का सिलेबस अपलोड करूँगी, तो आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहिए, ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक और फेसबुक की लिंक दी हुई है। आप उसको लिंक में जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आज अपन पढ़ेंगे पावर जनरेशन, शक्ति उत्पादन क्या है। सबसे पहले तो ये बात आती है कि भी ऊर्जा क्या होती है। तो अपने पढ़ते हैं, अपन कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं या कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को अपन ऊर्जा कहते हैं। ये अपन ने साइंस में पढ़ा हुआ है। तो कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। शक्ति के उत्पादन के लिए, कोई भी शक्ति का उत्पादन हो, उसमें सबसे पहले ज़रूरी होती है ऊर्जा। कि भाई ऊर्जा ज़रूरी होती है तभी अपने शक्ति का उत्पादन होता है। तो ऊर्जा के जो मुख्य 2 प्रकार है पावर जनरेशन में, वो 2 प्रकार है। एक है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। कि भाई नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, 2 प्रकार की। मैं आपको बेसिक ही बता रही हूँ, पूरी वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ, तो आप थोड़ा बेसिक ही समझ लीजिए। इसके MCQs ही आते हैं और इसमें एक्चुअल में ना तो लिखाने की कहीं ज़रूरत है और ना ही इसको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़्यादा एग्ज़ाम में समझ में आते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में अपन को MCQ ही आते हैं, तो MCQ ही अपन को याद करने हैं। और अपन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पावर जनरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी ट्रेड से हो, चाहे फिटर से हो, चाहे डीजल से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से हो, चाहे RAC से हो, कोई भी मैकेनिक्स से, किसी से भी आप ट्रेड से स्टूडेंट हो, आप पास आउट हो गए हो और कंपटीशन एग्ज़ाम जॉब के लिए दे रहे हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन का पोर्शन ज़रूर आता है, बेसिक। तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने बेसिक चैप्टर्स को देख सकते हो। तो अब अपन वापस बात करते हैं पावर जनरेशन की। क्या होती? सबसे पहले पावर जनरेशन में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा सबसे पहले अपन कहते हैं किससे? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। अब जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं और परंपरागत स्रोत होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन कौन से होते हैं? भूतापीय ऊर्जा होती है पहली, तो जिसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। दूसरी होती है जल ऊर्जा, जिसको हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। तीसरी होती है पवन ऊर्जा, जिसको विंड एनर्जी कहते हैं। चौथी होती है सौर ऊर्जा, जिसको सोलर एनर्जी कहते हैं। 5वीं होती है बायोगैस ऊर्जा, जिसको बायोगैस एनर्जी कहते हैं। 6ठी होती है ज्वार ऊर्जा, जिसके टाइडल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है ये 6 प्रकार की होती। कौन सी? भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। अब आती है परंपरागत ऊर्जा स्रोत की। तो ये कितने? कोयला होती है, इसके अंदर क्या है? कोयला है, प्राकृतिक गैस या तेल है, या नाभिकीय
ऊर्जा है। न्यूक्लियर एनर्जी, प्राकृतिक गैस या तेल को अपन नेचुरल गैस एंड ऑयल कहते हैं और कोयला को कोल कहते हैं। तो ये ऊर्जा स्रोत मेन हो गए हैं। अब जैसे मैं सिंपल सा बता देती हूँ, जैसे फर्स्ट आता है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। इसके अंदर क्या होता है? भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथ्वी के अंदर धरती की सतह से काफ़ी नीचे, मतलब कि लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर दबी हुई होती है। ठीक है, कितनी होती है? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भूतापीय ऊर्जा में पृथ्वी के अंदर धरती से सतह से कितनी नीचे तक होती है, तो डेढ़ 1.5 किलोमीटर दबी हुई होती है। अब जो भूतापीय ऊर्जा है, इसका जो उपयोग है, उसका क्या उपयोग है? धरती के निकट उपलब्ध होता है, जहाँ ज्वालामुखी या भूकंप वाले क्षेत्रों में यह ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, फिर आती है दूसरी जल ऊर्जा। दूसरी कौन सी है? जल ऊर्जा। ये अपन ने कर ली। अब जल ऊर्जा क्या कहती है कि उच्चतम स्थानों पर जल की स्थितिक ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। जल को क्या है? ऊंचाई के तल से नीचे गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस गतिज ऊर्जा को पानी के टरबाइन में को चलाकर या जनरेटरों को कपलिंग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तीसरी आती है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यह ऊर्जा का एक प्रत्यक्ष स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोत है, जिससे हवा के चलने पर जनित्र घूमता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये आप देखो कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है वहाँ पवन ऊर्जा, अपने राजस्थान में आप देखोगी, अपन जैसलमेर साइड जाते हैं तो वहाँ पे इसका ऊर्जा का, पवन ऊर्जा के, विंड पावर के अपन को बहुत सारे प्लांट लगे हुए मिलते हैं। फिर आती है चौथी सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी। ये क्या है? अपरंपरागत स्रोत में सौर ऊर्जा बहुत ही उपयोगी स्रोत है। अब आप देखो, ज़्यादातर अपन कहीं पे भी जाते हैं तो सोलर एनर्जी के ही सब जगह प्लांट लगे हुए होते हैं, ताकि अपने लाइट की क्या है, खर्चा कम आए, मीटर कम घूमे। तो ज़्यादातर आप देखते हो कि सोलर प्लेटें ही ज़्यादातर लगी हुई होती है। पांचवा आता है बायोगैस ऊर्जा। बायोगैस ऊर्जा क्या होती है कि ये आपको पता है किससे बनती है? गोबर से बनती है। और इसमें क्या, वायु और सूर्य की रोशनी की अनुपस्थिति में इसको सड़ा कर बनाया जाता है बायोगैस, इसको गोबर प्लांट को। फिर आती है छठी टाइडल एनर्जी, जिसको ज्वार ऊर्जा कहते हैं। ये समुद्रों में समुद्री जल का लहरों से उठना और लहरों का समुद्र में वापस जाना ज्वार भाटा कहलाता है। इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ज्वार ऊर्जा कहलाती है। तो ये हो गए अपने गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब आता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसमें क्या है? सबसे पहले कोयला है, कोल है। कोयला तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, तो इसके बारे में ये क्या है कि 2-4 प्रकार का होता है कोयला। बिटुमिन मतलब चारकोल, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और पीट कैसे बना हुआ होता है। इसमें अलग अलग कलर्स के अलग अलग होते हैं, उनके अलग अलग क्षमता होती है। तो उनके अपन सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर आती है प्राकृतिक गैस या तेल। प्राकृतिक गैस या तेल में क्या है कि 40% ऊर्जा की आवश्यकता जो तेल से पूर्ण की जाती है। 40% जो ऊर्जा है वो तेल द्वारा मिलती है, तो इसे अपन को बहुत महंगा पड़ता है। जैसे अपन सपोज किया ट्रांसफार्मर ही काम लिया, तो ट्रांसफार्मर काम लेते तो क्या उसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल की ज़रूरत होती, तो क्या महंगा ही पड़ता है। फिर आती है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में क्या है कि नाभिक के में अवयव होते हैं, उनको विखंडन अभिक्रिया से ताप या थर्मल ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन सब के बारे में अपन पूरा ब्रीफली आराम से बाद में पढ़ेंगे। अब अपन पढ़ते हैं MCQs। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, पावर जनरेशन के 20 MCQs अपन कर रहे हैं और बाद में और अपन कंटिन्यू MCQs करेंगे।
तो अब अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व समय में विद्युत पावर उत्पन्न करने वाली प्रणाली स्थापित करने का लक्षण है। ये आपके क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व समय में विद्युत पावर उत्पन्न करने वाली प्रणाली स्थापित करने का लक्षण है। फर्स्ट है अकेले पावर जनरेशन, बी ऑप्शन है अकेले को सप्लाई किए जाने वाले पावर, सी ऑप्शन है पिट हेड पर स्थित, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखो आप एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ओएमआर सीट आती है, ओएमआर सीट पर इरेजर यूज़ नहीं आता है, तो अपन एक बार क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है अपन को जितना आता है उसको अपन ऑप्शन को पेपर में ही टिक कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अपन ओएमआर सीट डायरेक्ट भर देते हैं, फिर अपन को कहीं पता चलता है कि ये अपन गलत कर रहे हैं, तो अपन उसको इरेजर से अपन अपनी खुशी के लिए अपन साफ तो कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, इरेजर कर देते हैं, पर अपन क्या है कि उसको कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपन को क्या करता है, फेल कर देता है कि इसने तो 2 ऑप्शन भरे हैं, क्योंकि एक तो अपन ने साफ किया वो हो गया और एक नया भरा वो हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन पेपर के अंदर पहले सब क्वेश्चंस को टिक लगा लो पढ़ के आंसर कि भाई मैंने ये क्वेश्चन किया है, इसका आंसर ये राइट है। पूरा टाइम हो जाता है, फिर आप तसल्ली से ओएमआर सीट को आराम से भरो। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेपर में तो अपन ने सही टिक किया कि पहले का भी, पर जब ओएमआर सीट भरते हैं तो बहुत जल्दबाजी में कि मेरा फ्रेंड घर जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ, तो क्या जल्दबाजी में उसको ओएमआर को अपन भरते हैं, तो उसमें क्या अपन पेपर में तो अपन ने सही टिक किया था पहले का ए या पहले का बी, परंतु जब ओएमआर भरते हैं तो उसमें अपन पहले का सी भर देते हैं। अब घर आके अपन मिलाते हैं सब दोस्तों के साथ में, तो अपन का सही होता है। फिर जब मैडम हम तो पास हो जाएंगे, सर जी हम तो पास हो जाएंगे, हमारे इतने मार्क्स आएंगे, जब मार्क्स आते हैं तो पता चलता है कि तो फिर कहते हैं मैडम मेरे इतने नंबर कम कैसे आ गए, मैंने तो ये सही किया था। अरे बेटा क्या पता तूने ओएमआर सीट गलत भरी हो। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है ओएमआर सीट को आप लास्ट में तसल्ली से भरो। पहले आप पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस के आंसर टिक कर दो, फिर आराम से धीरे धीरे, कहीं जल्दी नहीं, अपना जितना टाइम है एग्ज़ाम का वो पूरा टाइम लीजिए आप। यूँ नहीं है मेरा फ्रेंड घर जा रहा है तो मैं भी साथ चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। आप अपना पूरा टाइम लो, क्वेश्चन जो आते हैं उनको पूरा सॉल्व करो और पूरा जितना भी होता है आंसर सही से करो। नहीं आता है तो आप एक दूसरे से चीटिंग करके पूछ सकते हो, परंतु जब तक अपन को खुद को आता है तो अपन खुद उसको भरते हैं। और नेगेटिव मार्किंग थी तब तो क्या सारे स्टूडेंट करीब करीब फेल हो जाते, क्योंकि वो एक दूसरे से पूछते। मैंने खुद पे वो नहीं था कंट्रोल कि भाई मैंने सही भरा है, पर ये सोचता है ये पास वाला तो होशियार लड़का है, ये तो क्लास में पढ़ता था तब भी बहुत होशियार था, फटाफट सबके जवाब देता था, इसके पूरे में से पूरे मार्क्स आए हो। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके क्लास में पढ़ता था तो एग्ज़ाम में भी उसको सारे आते हैं। वो एग्ज़ाम में उसका दिमाग इधर उधर हो सकता है, वो गलत भी कर सकता है। तो इसलिए अपन खुद पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर ढंग से इसका उत्तर दो। तो अपने क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व समय में विद्युत पावर उत्पन्न करने वाली प्रणाली स्थापित करने का लक्षण है। पहला है अकेले पावर जनरेशन, दूसरा है अकेले को सप्लाई किए जाने वाले पावर, तीसरा है पिट हेड पर स्थित, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होता है अकेले को सप्लाई किए जाने वाले पावर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पल्वेराइज्ड कोयला है। देखो पल्वेराइज्ड को हिंदी में कहते हैं चूर्णित, चूर्ण जो होता है ना चूर्णित, पल्वेराइज्ड को अपन क्या कहते हैं, चूर्णित। तो कोयला है, कौन सा होता है, राख से मुक्त कोयला, धुआं रहित कोयला, कोयला जिसे लंबे समय तक जलाते हैं, या छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए कोयले। तो इसका आंसर होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए कोयले। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन सामग्री प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। देखो ये भी 2016 में आया हुआ है और ऊपर वाला क्वेश्चन भी 2016 में आया हुआ है। 16-17 के क्वेश्चन अभी मैंने स्टार्ट किए हैं,
तो आपके पेपर भी साथ साथ सॉल्व हो रहे हैं और MCQs भी हो रहे हैं और चैप्टर के हिसाब से भी हो रहे हैं, तो 3 एक साथ ही आपको मिल रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन सामग्री प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है यूरेनियम 235, Pu 239, Pu 241, U-233। तो हमेशा ये याद रखना कि यूरेनियम जो होता है वो 235 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मॉडरेटर का कार्य है। एक मॉडरेटर का कार्य, एक मॉडरेटर होता है उसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन देखते हैं, ये 2016 में आया हुआ है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन की गति ऊर्जा के अंश को अवशोषित करना, दूसरा है ताप निकालना, तीसरा है कुछ न्यूट्रॉनों को बैक रिफ्लेक्ट करना, या चौथा है रिएक्टर स्टार्ट करना। तो एक मॉडरेटर होता है उसका क्या काम होता है? न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के अंश को अवशोषित करना। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, कोयला पल्वेराइज्ड करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को जाना जाता है। क्या क्वेश्चन है? कोयला पल्वेराइज्ड करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को जाना जाता है। अब ये भी देखो 2016 में आया हुआ है। तो क्या होगा? बॉल मिल, हॉपर, बर्नर या स्टोकर? तो क्या होगा ऑप्शन कि बॉल मिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक मॉडरेटर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? क्वेश्चन में क्या है? नहीं किया जाता है। तो नहीं किया जाता, और ये कौन से क्वेश्चन में आया हुआ है? 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किसे एक मॉडरेटर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? अब पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है भारी पानी, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है बोरॉन। बोरॉन जो होता है उसको मॉडरेटर का रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर का मुख्य कारण होता है। क्या होता है पावर फैक्टर का मुख्य कारण? ये भी देखो 2016 में आया हुआ है। पावर फैक्टर का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, उपकरण को होने वाली आपूर्ति वोल्टेज में उतराव चढ़ाव, दूसरा है सर्किट में रिएक्टिव पावर, तीसरा है नियंत्रक डिवाइसों की गलत रेटिंग, चौथा है सर्किट में लूज कनेक्शनों का टर्मिनेशन। देखो पावर फैक्टर के बारे में मैंने आपको एसी थ्योरी की जो वीडियो है, पॉलीफेज की वीडियो, उसमें पावर फैक्टर का पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप अगर समझ में आया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप उन वीडियो को आप देख सकते हो। तो आंसर हो गया, सर्किट में रिएक्टिव पावर जो होता है पावर फैक्टर का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 की संपूर्ण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से निकली ऊर्जा कितने टन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले से निकली ऊर्जा के बराबर होती है? देखो आप क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो, आपका उत्तर तो आता है, पर आप क्या है कि सभी लड़के क्या करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं, फटाफट पढ़ो फटाफट घर जाओ, एक एग्ज़ाम फ्री। ऐसा नहीं है बेटा, अपन पढ़ते हैं तो पूरा अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अपन को आता है, अपन घर पे पढ़ाई करके आए हैं, और मैं आपको बता रही हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन उसमें से एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप वीडियो को पूरी अच्छे से देखो तो समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 की संपूर्ण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से निकली ऊर्जा कितने टन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले से निकली ऊर्जा के बराबर होती है? ऑप्शन है 4500 टन, बी है 3000 टन, सी है 2500 टन और डी 1000 टन। तो कितना होती है? 4500 टन ऊर्जा जो होती है बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में कितने प्रतिशत पराबैंगनी विकिरण होती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो बेटा ढंग से पढ़ो। पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में कितने प्रतिशत पराबैंगनी विकिरण होती है? पहला है 46%, दूसरा है 60%, तीसरा 80%, चौथा है 90%। तो ऑप्शन होगा 80%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्या क्वेश्चन है, देखो ढंग से पढ़ो। निम्न में से एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो गैर परंपरागत क्या होता है? देखो प्राकृतिक गैस है, कोयला है, पवन है या जल है। तो इनमें से अपन को गैर परंपरागत स्रोत देखना है कि कौन सा है। तो देखो ऑप्शन देखो, पहला है प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत है। दूसरा है कोयला, ये भी परंपरागत है। तीसरा पवन, ये गैर परंपरागत। और चौथा जल, ये भी परंपरागत है। तो कौन सा है गैर परंपरागत? पवन गैर परंपरागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल किस प्रकार का ईंधन है? चारकोल जो होता है वो कौन से प्रकार का ईंधन होता है? तो कौन सा होता है? गैस होता है कि चारकोल? नहीं। ठोस होता है कि हाँ? द्रव होता है कि नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठोस होता है। चारकोल हमेशा क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है। चारकोल वही अपने कोयला टाइप होता है, चारकोल वो ठोस होता है। अब आता है, निम्न में से ठोस ईंधन का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। नहीं है, लड़के क्या है कि ये आगे का पढ़ लिया, निम्न में से ठोस ईंधन का प्रकार है, खट उत्तर लिख दिया। नहीं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो आप। निम्न में से ठोस ईंधन का प्रकार नहीं है, ये क्या क्वेश्चन है? नहीं है। नहीं है मतलब कौन सा हुआ? पहला ऑप्शन है पीट, दूसरा है लकड़ी, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है कोल तार। तो कौन सा है? ठोस ईंधन का प्रकार नहीं है। कौन सा है? कोल तार जो होता है वो ठोस ईंधन का प्रकार नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी देखो आप वीडियो देखो ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। नहीं आएंगे, आप 2 मिनट देख के उसको वीडियो को बंद कर दोगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार, अभी घर बैठे हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही है, बेनिफिट यही है कि आप घर बैठे इच्छा अनुसार जब भी इच्छा हो, जब भी मन लगे आप वीडियो को देख सकते हो। कई जने तो ऐसे होते हैं कि रात को नींद नहीं आ रही है, चलो अपन वीडियो देख लेते हैं, तो आराम से अपन पढ़ाई कर सकते हैं रात को बैठ के भी। तो आप क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ो और पूरी वीडियो को पूरे आराम से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र के अंदर का तापमान रखा जाता है, कौन सा होता है? 40 से 45 डिग्री, 30 से 35 डिग्री, 20 से 25 डिग्री या 10 से 15 डिग्री। तो कौन सा होता है? 30 से 35 डिग्री इसका जो टेम्परेचर है वो अपन रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि बायोगैस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। देखो आपेक्षिक घनत्व की पूरी बात कहें अपन तो अपन ने जो बैटरी वाला जो चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर अपन ने आपेक्षिक घनत्व के बारे में बहुत सारा पढ़ा है। तो अब आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो उसके बारे में अपन को देखना है तो अपन बैटरी वाला चैप्टर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है, बायोगैस का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? लगभग 0.30, लगभग 0.50, लगभग 0.70 या लगभग 90। तो कितना होता है? लगभग 90 इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट का उपयोग किससे गर्म करने में किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? लिग्नाइट का उपयोग किससे गर्म करने में उपयोग में लिया जाता है? पहला है बॉयलर में, ओवन में, फर्नेस में या उपरोक्त में से कोई नहीं। हमेशा इसको बॉयलर में गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे उच्च कोटि का कोयला है। देखो कोयला अपन ने तो देखा था
अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे उच्च कोटि का मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, बिटुमिन्स का होता है, एंथ्रेसाइट होता है, सब बिटुमिन्स होता है या पल्वेराइज्ड होता है। तो कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे अच्छा कोयला होता है। फिर क्वेश्चन आता है, चारकोल का निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। चारकोल का जो निर्माण है कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है। पहला है डिस्टिलेशन, दूसरा है दहन, तीसरा आंशिक दहन, या चौथा है कार्बोडाइजेशन। तो कौन सा होता है, आंशिक दहन से। कौन सा होएगा, आंशिक दहन से। तो ये अपन ने अभी 17 क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। अब अपन बहुत ही जल्दी वीडियो को फिनिश करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। बहुत ही जल्दी वीडियो ख़त्म होने वाली है। आप पूरी वीडियो को आराम से देखो, लाइक करके कमेंट ज़रूर करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आपके कमेंट आने से हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि आप पूरी वीडियो को देख के लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करो। व्हाट्सएप पे लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट में भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिंबल्स अपलोड किए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। और फेसबुक पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो अपलोड करूँगी, तो जिनके पेपर बैक है वो देख सकते हो। तो 18वां क्वेश्चन है, बिटुमिन्स कोयले के निम्न वोल्टाइल प्रकार में कार्बन की मात्रा होती है। क्या क्वेश्चन है, बिटुमिन्स कोयले के निम्न वोलेटाइल प्रकार में कार्बन की मात्रा होती है। पहला है 78 से 86%, दूसरा है 69 से 78%, तीसरा है 60 से 68% और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन होएगा, 78 से 86%। ठीक है ना। आगे देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा होते हैं। क्या क्वेश्चन है, परंपरागत स्रोत गैर परंपरागत स्रोत की अपेक्षा होते हैं। क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं, सम्मान मूल्य के होते हैं या अनिर्धारित होते हैं। तो हमेशा क्या होते हैं, महंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो फिनिश होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेसाइट कोयले का कैलोरीफिक मान लगभग होता है। एंथ्रेसाइट कोयले का कैलोरीफिक मान होता है, कितना होता है, 27,000 जूल प्रति किलोग्राम, 30,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम या 65,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो आंसर क्या होगा, 30,000 किलो जूल प्रति ग्राम। तो ये आज अपन ने 20 क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले तो अपन ने पावर जनरेशन का बेसिक देखा, भाई परंपरागत स्रोत होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं। उसके बाद में अपन ने 20 क्वेश्चन आंसर किए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, MCQ जाते हैं, ऑफलाइन होगा तो MCQ आएगा, ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर पे होगा। अभी तक कोई डिसाइड नहीं है कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन होगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम एग्ज़ाम कब होएंगे, तो अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा कि एग्ज़ाम कब होएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता दिया जाएगा। आप वीडियो को पूरी अच्छे से देखते रहिए और आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास आए। ओके।